तो वी वर टॉकिंग अबाउट और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो हब एंड स्पोक मॉडल एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इंश्योरिंग सेफ एंड सस्टेनेबल ब्लड and collaborations between leading industry players hold immense potential in inducing innovative models for the blood collection and distribution, effectively addressing numerous existing challenges. So high volume blood banks acts as a hub for the smaller blood centers. तो एक हब एंड स्पोक मॉडल ये कि हब जो होगा दैट वुड बी हाई ब्लड बैंक्स एंड स्पोक्स में डिफरेंट, अगर हम सब यूनिट्स की बात करते तो दे वुड बी द स्मॉलर ब्लड सेंटर्स। तो एक वी कैन से कि एक जो हब है दैट वुड बी कंट्रोलिंग दिस एंटायर नेटवर्क। रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में हेल्प कर सकता है क्रिटिकल गैप्स को एड्रेस करने के लिए। एंड शेल्फ लाइफ ऑफ जो ब्लड है एंड इट्स प्रोडक्ट्स दैट इज शॉर्ट। तो हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू it would help in optimizing their utilization by the smaller blood centers. So this is very important. ये सारे areas जो सब dimensions से पता होना important है। And apart from this, data भी यहाँ mentioned है course of 3 years 2014 से 16-17 तक surplus of 30 lakh blood units and related products were discarded because again short life है, shelf life, तो it get you can say कि उसको use नहीं कर सकते हैं and that has to be discarded. 30 lakh blood units. The degradation during storage and presence of infections such as human immunodeficiency virus HIV and syphilis. So accessibility increase की जा सकती है and community health centers में it can be made available. Easy availability सबसे बड़ा एक और can say कि emphasize होना चाहिए इस चीज पे geographically challenging topographies में। तो अभी तो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, प्लस वी कैन से कि जो कॉस्ट भी है वो भी कम हो जाएगी। विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस हब एंड स्पोक मॉडल प्रॉपरली। जो एक और हम किस तरीके से ब्लड जो अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड है उस इशू को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। कुछ मिथ्स है अराउंड ब्लड डोनेशन, तो उनको एड्रेस किया जा सकता है यहाँ पे। सोशल अवेयरनेस, सोशल मीडिया कैंपेन्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, लोकल लेवल पे कैंपेन, इट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सो जो मिस इन्फॉर्मेशन है, मिथ्स है अराउंड वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, मेनी पीपल दे सेल्फ रिस्ट्रेन फ्रॉम डोनेटिंग द ब्लड वॉलंटरली क्योंकि देयर इज फियर ऑफ इन्फेक्शंस डैमेजिंग देयर इम्यूनिटी सिंपली बिकॉज दे अज्यूम कि एक ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एक ये प्रॉब्लम है एंड जो मिसकंसेप्शंस है दे हैव टू बी डिस्पेल्ड। टारगेटेड अवेयरनेस इनिशिएटिव्स कीवर्ड, तो यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ग्रास रूट कैंपेन्स, सोशल मीडिया बात कर ली, मल्टीलिंगुअल कॉमिक्स reiterate the need and benefits of regular voluntary blood donations. So एक ये interesting point है, multilingual comics. Creative strategies can be effective. So ये एक important article था। हाँ, इसमें स्कूल्स और कॉलेज लेवल पर अवेयरनेस की जा सकती है, जैसे कैंप लगाए जाते हैं ताकि। राइट, यहाँ पे अगेन और यूथ का भी इम्पोर्टेंट रोल है ब्लड डोनेशंस में बात करते हैं तो। हाँ, जैसे नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, फिर मूवीज में भी हम देखते हैं कि जो ट्रेंड होता है वही उसी टाइम फॉलो होता दिखता है, तो उस चीज में भी थोड़ा उसको प्रमोट किया जा सकता है ताकि उसके लिए अवेयरनेस हो। सोसाइटी पर मूवीज का भी काफी बड़ा रोल होता है। ओटीटी हो गया, वैसे हम देखते हैं कि कितना ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं, उन चीजों में भी थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। राइट, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी, सो एज अ वाइबल ऑल्टरनेटिव हमने बात करी थी कि इंडिया ब्लॉक जो है तो उनके अंदर ही प्रॉब्लम्स हैं या दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। इवन हमने कल परसों बात करी थी कि राम मंदिर के रिगार्डिंग क्या स्टैंड होना चाहिए इंडिया ब्लॉक का, तो उस पर कंसेंसस नहीं है। सो इंडिया ब्लॉक हैज फॉर्मिडेबल challenges to overcome before positioning itself as a viable political alternative. तो सबसे पहले अलायंस नीड्स टू ओवरकम जो वेक्सटेशियस इशू है ऑफ सीट शेयरिंग between the constituent parties amicably and then ensuring unity even while articulating its political agenda imaginatively and affirmatively.
The main hurdle is the issue of dynastic rule or complicity in corruption and bad faith arguments made over the years in the name of secularism and social justice. So khali anti-Modi stance will hardly help stop the BJP juggernaut. So ये हमने बात करी कि we also see कि we find there is lack of vision जब हम opposition bloc की बात करते हैं. So vision is not just being anti Modi stance हर चीज में. आपका vision क्या, आपके न्यू इंडिया क्या, कैसे आप न्यू इंडिया क्रिएट करना चाहते हो. तो that is the issue. हाँ, जैसे हम बीजेपी में देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं तो मोदी की गारंटी को ले तो उन्होंने बोला है कि वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ ना कुछ टॉपिक कनेक्टेड होता है। लेकिन जब हम अपोजिशन को देखते हैं, वहां सिर्फ हमें एक वो दिखता है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसको हराना है, तो उसके रिगार्डिंग इस तरह की कोई इशू या फिर जो सोशल सुधार होने चाहिए उनके रिगार्डिंग कोई अवेयरनेस नहीं होती। उसमें सिर्फ एक होता है कि सामने वाली रूलिंग पार्टी को हराना है, तो उस चीज पर चेंज होने चाहिए उसमें। Yes. तो रोल ऑफ ऑपोजिशन बहुत जैसे इंपॉर्टेंट यहाँ है पे डेमोक्रेसी. ऑपोजिशन बात हो रही है, हाँ तो ऑपोजिशन आप क्या कंसिडर करते हो कि अभी करंटली जो ऑपोजिशन है वो वीक ऑपोजिशन है हाँ, इंडिया में? यस, वीक ऑपोजिशन ही है. यही बात भी हो रही है. वाइबल ऑल्टरनेटिव कैसे हो सकते हैं. हम ऑपोजिशन ब्लॉक को भी एज अ वाइबल ऑल्टरनेटिव नहीं देख सकते क्योंकि उनके अंदर ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं. वो ही हर चीज पे एक स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म स्टैंड प्रेजेंट नहीं कर पाते. तो कैसे एक कैन से कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है क्रिएट किया जा सकता है. बट सिंस उसमें पॉलिटिकल पार्टीज इतनी सारी हैं तो वो एक डिफिकल्ट कैन से चॉइस भी है. और हमेशा ये सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चंस उठाना, सोशल जस्टिस पे और एंटी मोदी स्टांस, एंड देन देयर इज लैक ऑफ विजन आल्सो कि वही की कंस्ट्रक्टिव विजन हमें नहीं दिखाई देता है. डिस्प्यूट ऑन इंडियाज डेट बर्डन. तो ये हमने बात करी थी इन द कॉन्टेक्स्ट कि आईएमएफ ने जो कंसर्न्स रेज करे हैं, ये आईएमएफ स्पार्क्ड रिएक्शंस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट. तो पहला जो उन्होंने कंसर्न्स रेज किए, इंडिया का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर डेट. सेकंड, इट reclassified India's exchange rate regime, terming it as stabilized arrangement instead of floating. And so these emerged from the article हमने बात करा annual article 4 consultation report. तो ये एक important fact है prelims के लिए भी. आर्टिकल 4 रिपोर्ट्स जो हैं दीज आर पब्लिश बाय आईएमएफ. सो यहाँ पे दो कंसर्न्स यही उन्होंने रेज करी और ये भी बोला गया कि इंडिया के जो गवर्नमेंट डेट है इट कुड बी 100% ऑफ द जीडीपी अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस बाय 2028. तो लॉन्ग टर्म रिस्क जो है इंडिया के अगेंस्ट वो बहुत हाई है. And there's considerable investment required to reach the climate mitigation targets, improve the resilience to the climate stress and natural disasters. बट ऑल्दो अगर हम इसके काउंटर बात करें तो आरबीआई हैज मेड इट क्लियर फर्स्टली कि ये जो उन्होंने फिगर दिया है 100% ऑफ द जीडीपी क्रॉस हो जाएगा हमारा डेट. सो दिस इज नॉट समथिंग जो इंडिया ने एक्सेप्ट किया. ये बोला कि इवन ड्यूरिंग कोविड-19 मतलब उससे बुरा और क्या हो सकता है, उससे बुरा सिनेरियो और क्या हो सकता है. तो उस टाइम पे अगर इट इज नॉट क्रॉस 100% ऑफ द जीडीपी एंड वी हैव वेल मैनेज्ड आवर डेट लेवल्स, तो दिस इज अगेन रॉन्ग प्रोजेक्शन और अ फोरकास्ट. एंड सेकेंडली जो एक्सचेंज रेट रिजीम के अराउंड भी उन्होंने कंसर्न बोला कि इंडिया का जो एक्सचेंज रेट रिजीम है स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट है. स्टेबलाइज मतलब कि वो बोलना चाह रहे हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या मैनेज ज़्यादा किया जा रहा है हमारे एक्सचेंज रेट को. तो उस पर भी आरबीआई ने बोला कि ओनली जो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जहाँ पे आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है, आरबीआई सिर्फ वहीं इंटरवीन कर रहा है. इट इज़ नॉट कि आरबीआई एक्सचेंज रेट मैनेज कर रहा है या हम चाहते हैं कि एक टारगेटेड एक्सचेंज रेट को हम मेंटेन करें. तो ऐसा नहीं है. अदरवाइज जो सर्कमस्टांसेस है उसमें वी आर फॉलोइंग द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जिसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दे आर मैनेजिंग एंड दे आर डिटरमाइनिंग कि एक्सचेंज रेट क्या होगा. तो दोनों ही कंसर्न्स इंडिया ने हम बोल सकते हैं कि वी हैव काउंटर्ड देम एंड जो हमारा रीज़न था दैट वाज वेरी डिफरेंट. तो ऐसा कुछ कैन नॉट से कि कोई पैनिक लाइक सिचुएशन या जो बहुत ही ज़्यादा यू कैन से कि पेसिमिस्टिक फोरकास्ट बोले गए हैं. चैलेंज फॉर इंडिया अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग द पब्लिक डेट, डेफली इंडिया फेसेस challenges in enhancing the credit ratings.
तो यही बात हुई है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बाद भी उसके प्रोपोर्शनेटली हमारी क्रेडिट रेटिंग्स इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। तो चैलेंज एक यही है, एलिवेटेड डेट लेवल्स एंड सब्सटैंशियल कॉस्ट associated with servicing the debt impact the credit rating also। तो यही है कि ये ऐसा सिनेरियो, ऐसे एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं आईएमएफ लाइक बॉडीज कि क्रेडिट रेटिंग्स के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो वैसे तो इंडिया को बोला जा रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सोवरेन इन्वेस्टमेंट रेटिंग्स फॉर इंडिया हैव रिमेन्ड द सेम फॉर द लॉन्ग टाइम, तो उसमें कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिला है। तो दिस इज आयरॉनिकल। सो रेटिंग इज एट BBB- विद अ स्टेबल आउटलुक। सो 2006 से ये चेंज ही नहीं हुआ है। तो और BBB- लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होती है, दिस इज द लोवेस्ट। सो मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हैं कुछ, and India's stronger fundamentals do exist. Economic fundamentals, they are undermined by the government's weak fiscal performance and burdensome debt stock। ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा हैवी टर्म्स हैं ये। एक हाँ सबसे बड़ा जो वैलिड फैक्टर हो सकता है वो हमारा लो पर कैपिटा इनकम है। दिस कैन वी कैन से कि हाँ ये वैलिड रीजन है कि हमारा जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो चेंज नहीं हुई है। एंड डेट लेवल्स हमें पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट डेट है 57% ऑफ द जीडीपी इज द डेट लेवल एज ऑफ मार्च 2023। सो जब हम बोल रहे हैं यहाँ 57% ऑफ द जीडीपी इज द डेट लेवल, तो इसका क्या मतलब है करुणा? कि 57, मतलब कितनी डेट अभी है जो हमें पे करनी है। हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, या कितना गवर्नमेंट ने बोरो कर रखी है डेट, कि जो हमारा जीडीपी है फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मॉनेटरी टर्म्स में, उस मॉनेटरी वैल्यू का 57% गवर्नमेंट डेट है अमाउंट। एंड जो डेट है स्टेट गवर्नमेंट्स का, इट वाज अबाउट 28% ऑफ द जीडीपी। तो ये बताना इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेंटेंसेस भी प्रीलिम्स में आए हैं, तो इसका एक फेयर आइडिया हमारे माइंड में होना चाहिए हमेशा। डेट टू जीडीपी रेशियो की यहाँ बात हो रही है, तो ये जो फिगर्स हैं दीज आर डेट टू जीडीपी रेशियो। सो ये वी कैन से कि इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 81%, 2005-06 में 81% था, दिस वाज वेरी हाई, एंड आज के टाइम इट इज 84%। तो ये तो हम बोल सकते हैं कि मेनली इट इज बिकॉज ऑफ कोविड-19, and now it is again back to 81% in 2022-23। and FRBM Act में important targets इन सबके mentioned हैं, 2018 amendment। तो इसमें स्पेसिफाई किया गया कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो जो है सेंटर के लिए, सेंटर और स्टेट के लिए, सॉरी सेंटर स्टेट्स एंड कंबाइंड जो है, सेंटर के लिए 40% होना चाहिए, स्टेट्स के लिए 20%, जो भी 28% है, तो स्टेट्स आर मोर क्लोजर टू दिस टारगेट्स, और जो कंबाइंड है वो 60% होना चाहिए। तो सेंटर का अगर हम बात करें 57% पहले था, सॉरी 57% अभी करेंटली है एंड ऑफ मार्च 2023। तो इसका रिवाइज्ड फिगर्स अभी नहीं है हमारे पास। 2022-23 में इट वाज 81%, तो ये 40% होना चाहिए, इसका 50% और कम, स्टेट्स आर क्लोजर टू इट, एंड कंबाइंड 60% होना चाहिए, तो ये फिगर्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियाज डेट बर्डन। और टर्म होता है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, हाँ वो राइट, क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, यू हैव टू बी अटेंटिव। फ्लोटिंग मतलब कि मार्केट बेस्ड फोर्सेस जो हैं, Fill होता है। डिमांड एंड सप्लाई की, वो ही डिटरमाइन करेंगे एक्सचेंज रेट। इसमें कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन इंटरवीन नहीं करेगा कि मतलब वो लोग सपोज टारगेट दे दे कि इतना एक्सचेंज रेट होना चाहिए, तो एक्सचेंज रेट इंस्टीट्यूशंस कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक तो वो बोल के, और सेकेंडली आरबीआई जो फॉरेन करेंसी है उसको सेल भी कर सकता है अगर इंडियन रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, और उसको बाय करेगा जब इंडियन रुपी एप्रिशिएट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बहुत ज्यादा एप्रिशिएट ना हो तो आरबीआई फॉरेन करेंसी को बाय करता है। तो इस तरीके से उसको मैनेज्ड फ्लोटिंग हम बोलते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके वेलकम। हाउसिंग लोन्स प्राइवेट बैंक्स बहुत ज़्यादा हाउसिंग लोन्स दे रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ 99% हाउसिंग लोन रेसिपिएंट्स हैव पेड देयर ड्यूज ऑन टाइम। सो दिस इज अगेन अ गुड साइन वी कैन से। यहाँ पे एनपीएस की चांसेस कम है। बैंक्स मेक इट मोर पर्सनल, वही पर्सनल लोन्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई पब्लिश करता है,
तो वहाँ से वी हैव दिस डेटा। तो ओवरऑल हमें बस इसमें ये पता होना चाहिए कि आरबीआई ने क्या रेगुलेटरी स्टेप्स लिए हैं काउंटर टू स्टॉप की पर्सनल लोन्स इतना ज़्यादा ना दिए जाए, क्योंकि अगेन उसमें चांसेस ऑफ आई कैन से कि टर्निंग इनटू एनपी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फर्स्टली जो पर्सनल लोन्स है दीज आर अनसिक्योर्ड लोन्स, मतलब उसमें कोई कोलेट्रल आपको नहीं रखना पड़ता है। एंड सेकेंडली इसलिए यहाँ पे चांसेस ऑफ वी कैन से कि डिफॉल्ट भी ज़्यादा इसलिए होते हैं। तो बैंक का जो रिस्क बहुत ज़्यादा है, और बैंक का अगर बैंक ज़्यादा पर्सनल लोन्स दे देगा इंस्टेड ऑफ कमर्शियल लोन्स, सो जो वी एज कंज्यूमर्स हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो देयर कैन बी अ सिचुएशन ऑफ इवन बैंक रन ऑल्सो। तो इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने हम बात करते हैं कि 125% इंक्रीज किया है दी रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो जो मेंटेन करना होता है बैंक्स को। तो अर्लियर इट वाज एट 100%, नाउ दैट इज बीन इंक्रीज टू 125%, सो दैट उतना पैसा बैंक्स अपने पास मेंटेन करके रखें। मानसी, जैसे हम नॉन प्रॉफिटेबल एसेट की बात करते हैं और ग्रोस नॉन प्रॉफिटेबल एसेट की बात करते हैं, वो दोनों सेम है या फिर अलग अलग है? जैसे नहीं, ग्रोस सेम नॉन है, प्रॉफिटेबल। मतलब जो आइडिया उनके पीछे सेम है, बट वो कैलकुलेशन में डिफरेंट होता है, ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस में से आप कुछ माइनस करोगे तो आपको नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो आइडिया है, हमें बस मीनिंग यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ये लिखा है यहाँ पे, ग्रॉस जीएनपीए जो है पर्सनल लोन सेगमेंट का एज अ होल वाज मच लोअर कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। अदर सेक्टर्स मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। सो पर्सनल लोन्स का अगर जीएनपीए बहुत लो है तो मतलब एक पॉजिटिव साइन है, साइन ऑफ वी कैन से कि पॉजिटिव ग्रोथ बोल सकते हैं। और वो इतना लो इसलिए क्योंकि हमने देखा है 99% जो हाउसिंग लोन्स हैं उनको टाइम पे रीपे किया जा रहा है। ग्रोस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होंगे उन पे हाउस लोन या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरह से जो लोन लिए जाते हैं वो इसके अंदर आएंगे। सारे लोन्स, जितने भी लोन्स बैंक दे रहा है हर एक कैटेगरी में, अगर सपोज यहाँ पे वो कैटेगरी की बात हो रही है ना, सेक्टर वाइज बात हो रही है यहाँ पे, तो पर्सनल लोन्स, एग्रीकल्चरल लोन्स, इंडस्ट्रियल और सर्विस लोन्स। तो इंडस्ट्रियल और सर्विस लोन्स बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं, प्लस वो आप एक बिजनेस को दे रहे हो, तो बिजनेस आपको रीपे कर सकता है वो अमाउंट क्योंकि वो प्रॉफिटेबल होगा। बट अगेन आपके जो पर्सनल लोन्स है वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि साथ के साथ अनसिक्योर्ड भी है कि आपको कोलेटरल भी नहीं देना होता। तो बिजनेसेस कोलेटरल भी रखते हैं। ओके। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट्स बैंक्स के लिए क्या होते हैं? जो बैंक लोन देता है, क्योंकि बैंक को वो लोन वापस मिलेगा जो अमाउंट है, तो इसलिए बैंक के लिए एसेट हो गया। तो हर टाइप का लोन जो बैंक दे रहा है वो चांसेस हैं कि एनपीए हो सकता है। एनपीए का मतलब क्या है, आप मेरे को एक्सप्लेन करो दिव्या। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लोन जैसे लोन ले लेते हैं लेकिन उसको पे नहीं कर पाते, या फिर बहुत बड़ा अमाउंट है, जैसे विजय माल्या ने काफी बड़ा अमाउंट लोन ले लिया और वो चला गया, तो जो बाद का जो एसेट है वो लोन के जो वो वापस बैंकों के पास नहीं आया तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट काउंट हाँ होगा। ठीक है, हाँ मतलब कि आपने लोन लिया है और आप उसको रीपे नहीं कर रहे हो तो वो एनपी होगा। सिंपल आइडिया हाँ। यही। तो ये हर एक लोन के ऊपर एप्लीकेबल होगा ना, कोई भी लोन हो सकता है एनपीए। हाँ। ओके, सो उल्फा पैक्ट हम बात कर चुके हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उल्फा, प्रेरणा? United Liberation Centers. ठीक है, तो इसको हम बात कर चुके हैं। दे साइन दिस पैक्ट एंड दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ असम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद उल्फा, जो एक बोल सकते हैं एक सेपरेटिस्ट बॉडी है। जो इज फंक्शनिंग, उनका डिमांड यही है कि दे वांट अ सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री क्रिएट करो असम से और सम पार्ट्स ऑफ नागालैंड आल्सो। सो इसको हम इंसर्जेंसी बोलते हैं। दिस इज बीन हैपनिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं दिव्या, क्यों वो इंसर्जेंसी कर रहे हैं, क्यों वो एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं? ग्रुप जैसे देखे जाते हैं कि अलग से बोलते हैं कि हमारे राइट्स को सेव रखने के लिए या फिर अपने कल्चर को रखने के लिए या फिर काफी चीजें उनके लिए कि अलग से ही स्टेट में उनको देश बना दिया जाए, इस तरह की डिमांड्स रखते हैं। हाँ, अलग इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिल रहे हैं, वो एक तो ये बोलते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं, जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं,
और जो विद इन इंडिया मतलब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से भी वी सीइंग पॉपुलेशन पीपल शिफ्टिंग टू स्टेट्स लाइक असम, वहाँ पे वो सेटल्ड है। तो एक तो उनको जॉब कंपटीशन है, कंपटीशन फ्रॉम द रिसोर्सेज, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो वो इसलिए बोलते हैं कि हमारे लिए एक सेपरेट कंट्री आप क्रिएट कर दो। मेजर रीजन वो यही देते हैं। एंड इसके अलावा हम बात करते हो जो इकोनॉमिक चैलेंजेस लाइक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये वो रीज़न दिया जाता है। जो हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी कि इन माइग्रेंट्स को एक तो जो बोल रहे कि टाइम पीरियड था वो कम कर दिया गया कि आपको अगर आप इतने सालों से इंडिया में रह रहे हो 6 साल के लिए तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो वो उनके लिए कंसर्न है कि उनके पास अगेन राइट टू वोट भी आ जाएगा और वो सब। तो पॉलिटिकली ऑल्सो दे कैन, उनको जो राइट्स मिल रही है, जो पावर्स मिल रही है ऑफ राइट टू वोट, तो इसके अगेंस्ट भी यही रीजन देके प्रोटेस्ट हुए थे। सो अपस्किलिंग नेसेसरी क्यों है फॉर द रूरल यूथ? रूरल यूथ भी वैसे अगर हम बात करें डेमोग्राफिकली, अगर हम डिविडेंड हमारे बात करते हैं कि इंडिया के फेवर में है, वी स्टिल हैव दैट विंडो। तो अपस्किलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं कि यूथ पॉपुलेशन अगर इंडिया में ज़्यादा है तो कैसे उनको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो उसमें स्किलिंग अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपस्किलिंग मतलब कि आप स्किल्ड हो एंड टाइम टू टाइम पीरियोडिकली आपको ऐसे लाइक क्रैश कोर्सेज या डिप्लोमेटिक कोर्सेज करना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू बी इन सिंक विद टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो आपकी स्किल्स भी उसी स्पीड से, उसी लेवल से अपस्किल होनी चाहिए और इनहैंस्ड होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली जो डिमांड फॉर जॉब्स इन द मार्केट ऑन द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज वो भी चेंज इतनी फास्ट हो रही है। सो रूरल इनकम का मेन सोर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। Children from many rural families supplementing their family income by working on family owned farms. तो इसकी वजह से we see the problem of disguised unemployment in agriculture sector. So that is why कि youth को वहाँ से shift करना important है. This is called structural shift. And the National Sample Survey Office data recorded 34 million farmers leaving their farms and transitioning to other sectors like construction. तो नॉन फार्म सेक्टर्स में भी आर सीइंग कि शिफ्ट इज हैपनिंग मोर टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन। माइग्रेंट पॉपुलेशन की हम बात करेंगे, highlights the need for not only making agriculture an aspiring vocation among the rural youth but also creating alternative employment opportunities. तो दोनों important है। इवन यूथ कैसे और एक्टिवली मतलब कि स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकता है आउट ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज नॉट कि ऑन फील्ड पे ही उनको वर्क करना पड़ेगा विद द फैमिली, एक ये है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिटेन देम इन दैट रीजन एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ, रूरल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एस्पेक्ट है। तो माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रेस माइग्रेशन हम टर्म यूज करते हैं, तो इसलिए रूरल स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इसमें रोल ऑफ स्कूल्स बिकम इम्पॉर्टेंट। एंड अभी जो हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एस्पिरेशंस गिवन दैट, तो दैट इज नॉट इन सिंक विद द चॉइसेस जो रूरल स्कूल्स में अवेलेबल हैं। So upskilling opportunities similar to what the Delhi government is trying to achieve with the Skills on Wheel initiative must be brought to students' doorsteps also. तो रूरल एजुकेशन को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बात हो रही है। तो टेक्निकल एज वेल एज लाइफ स्किल्स नीडेड टू एम्पावर द यूथ एंड फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू इम्पोर्टेंट है, वोकेशनल एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए यहाँ पे मॉडल्स के नेम भी है, मैक्सिकोस टेली स्कूल्स, भूटान्स वेल-बीइंग इन्फ्यूज्ड करिकुलम। वेल-बीइंग जैसे दिल्ली में वी हैव दी हैप्पीनेस क्लासेस और उस मॉडल पे। सो ये दो मॉडल इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको टेली स्कूल और भूटान वेल-बीइंग इन्फ्यूज्ड करिकुलम। सो दिस कैन बी टेकन अप, जो इम्पोर्टेंट एरियाज है जो इंडिया में हमें हेल्प कर सकते हैं। तो जो टेली स्कूल्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग लेसन्स ऑन सब्जेक्ट मैटर्स एज वेल एज वैल्यूज। तो इट प्रोवाइड्स मच हायर लेवल ऑफ एक्सेस टू वैल्यू बेस्ड सेकेंडरी एजुकेशन। सो ट्रिकलिंग बेनिफिट्स इसके देखे गए हैं, द लोकल इकोनॉमी, इम्प्रूव्ड एटीट्यूड्स, इंक्रीज्ड एस्पिरेशंस अमंग द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। तो ये एथिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
सो इंस्टीट्यूशन इंडिया में बात करते हैं, जैसे NIIT फाउंडेशन है या प्रथम इंस्टीट्यूट है, तो वो भी रूरल एरियाज में दे आर वर्किंग विद द चिल्ड्रन टू प्रोवाइड देम अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज. तो हाइब्रिड लाइफ स्किलिंग प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड बाय देम इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ. सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं एंड प्रथम ऑफरिंग कोर्सेज इन बोथ इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स जैसे हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन. तो ये इम्पोर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. Rise and decline of Ulfa is important for internal security. Origins की बात की गई 1979 में. Access to power and that. So 1971 जो इंडो बांग्लादेश वॉर हुआ, उस टाइम पे हम देखा refugees and migrants they entered into India in the region of Assam. तो widespread extortion campaigns उन्होंने रन किए. So exercise restraint, do not summon the government officials at the drop of a hat. Supreme Court to High Courts. So derogatory remarks from the bench about the official's physical appearance, educational background, or social status should be avoided. So this is important. And bench says ki courts should issue the notice first. पहले notice issue करो, seeking an explanation of their actions. And it calls for judges hearing a case to not belittle the authorities who appear in person on the basis of summons. तो ये मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि आप उनके सोशल स्टेटस पे, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिजिकल अपीयरेंस कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, उस पे आप कमेंट करो. तो दिस इज डेरोगेटरी रिमार्क्स. तो जो एक्चुअल रीजन है उस पे ही फोकस करना इम्पोर्टेंट है. सो समन भी मेयरली इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि सबमिशंस इन गवर्नमेंट एफिडेविट डिड नॉट अग्री विद द व्यूज हेल्ड बाय द जज ऑन द इशू. So courts can seek personal appearance of an official in complex issues requiring expert advice on non-adversarial adjudication. So caste discrimination prisons में देखने को मिल रहा है, that needs to be addressed. So this becomes an important part of prison reforms, says Supreme Court. Habitual offenders within the four walls of prison across India was a very important issue, and again, inmates from the denotified tribes as habitual offenders. तो ये एक स्पेसिफिक इशू है. एंड कास्ट हिरार्की एंड इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग डन. सेग्रीगेशन ऑफ मैनुअल वर्क भी इसी बेसिस, कास्ट डिफरेंस के बेसिस पे किया जा रहा है. सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स. सो यहाँ पे Oshik, can you share the details of the committees regarding the prison reforms? Committees या इस पे आपको और कोई important point add करना हो? Okay, I think that there's a एक तो हमारे पास मलिमत कमेटी है. Malimat committee, okay. ठीक है. That is associated with prison reforms. Then 50% जो cyber crime हो रहे हैं, complaints originate in China and pockets of Cambodia and Myanmar. तो ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम्स हमें कंप्लेंट्स जो है वो यहीं पे देखने को मिल रही हैं. साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज इम्पोर्टेंट. एंड इंडिया में अगर हम बात करें साइबर क्राइम्स, या इवन हमने बात करी थी डिजिटल लेंडिंग एप्स, सो वहाँ पे भी वी आर सीइंग केसेस आर इंक्रीजिंग. तो ऑन एन एवरेज 5000 जो साइबर कंप्लेंट्स है रजिस्टर हो रही है इन वन डे इन इंडिया. तो दिस इज इंक्रीजिंग. यहाँ पे इंडिया में वी हैव दी सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया. IT Act is there and standard operating procedure to address the issue.
तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज साइबर फ्रॉड्स में यही है कि बाहर कंट्री बेस्ड भी आप इजीली साइबर क्राइम किसी और कंट्री में कर सकते हो। और इसमें एक इशू ये भी है कि क्रिप्टो करेंसीज आर डिमांडेड जब रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं। ये देखो G20 वेबसाइट पे 16 लाख साइबर अटैक्स पर मिनट। 16 लाख बहुत बड़ा नंबर है। Organized cyber attack which peaked on the days of the summit. So like distributed denial of service attack which cannot pinpoint the origin as of now। आज तक हमें नहीं पता लगा है कि origin कहाँ से हो रहे हैं cyber crimes का। Investigation will take time. Attack could have been launched from anywhere. Servers masked एक issue है and shown to be present even in India। मतलब servers masked है, दिख ऐसा रहा है कि इंडिया में प्रेजेंट है बट एक्चुअली नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग डाउन द वेबसाइट। सो सब एजेंसीज ने पॉजिटिव अब यही है कि ये फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सब एजेंसीज ने वर्क किया टुगेदर एंड प्रिवेंटेड द अटैक। तो ये कीवर्ड यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, दिस इज अ न्यू टर्म, कैन बी नोटेड डाउन। अडानी और हिंडनबर्ग की हमने डिटेल में बात कर ली है इन द वेरी बिगिनिंग। सो टॉप कोर्ट का कहना ये है कि जो हम बात करते हैं कि सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दो, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉब्स टू सीबीआई शुड बी डन ओनली इन रेयर केसेस। क्योंकि सीबीआई के ऊपर भी वी कैन से कि बर्डन ऑफ केसेस इंक्रीज होता है, वो भी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और इवन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की भी जब बात होती है तो वो भी रेयर केसेस में होना चाहिए। सो सच अ पावर शुड ओनली बी एक्सरसाइज्ड स्पेयरिंगली एंड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। सो दिस इज ट्रू। और हमने यहाँ कल ही बात करी थी कीवर्ड जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन दी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की हमने बात करी थी। तो जो पुलिस फोर्स है, अगेन यहाँ पे हम पुलिस रिफॉर्म्स की भी अगर बात करते हैं तो पुलिस फोर्स में भी जो रिफॉर्म्स बात है कि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है पुलिस की सेपरेट क्रिएट होनी चाहिए, और जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स है वो सेपरेट ब्रांच होनी चाहिए, सो दैट अगेन हम एग्जैक्टली टारगेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से फोकस कर सकें। तो बर्डन हमेशा सीबीआई के ऊपर या एसआईटी के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। So center will regulate short selling, Supreme Court told। Center मतलब यह government and SEBI will take measures to regulate short selling। तो हमारे लिए important यही है कि short selling क्या होता है, हमने बात कर ली है। And एंटीबायोटिक्स की कल हमने बात कर ली थी, दिस इज रिपीटेड टॉपिक। ज्ञान वापी सर्वे बोला जा रहा है कि वही नो कार्बन, जो कार्बन डेटिंग वाला सर्वे होता है, इसमें हमने हाफ लाइफ ऑफ कार्बन की बात करी कि अगर फॉसिल फ्यूल्स के लिए स्पेसिफिकली कार्बन बेस्ड सर्वे किया जाता है कि यहाँ पे अगर उसमें कार्बन कंटेंट होगा तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है, बट उसमें हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड भी पता लग जाता है कि कौन से साल में वो एग्जिस्ट किया, ओरिजिन कब हुआ। तो हमने बात करी थी कि उसकी इम्पोर्टेंट भी है इवन इन रिजॉल्विंग द पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स इन इंडिया, पॉलिटिकल सोशल डिस्प्यूट्स। So SpaceX Falcon 9 to launch India's GSAT-20 satellite to spread broadband coverage। So Falcon 9 एक reusable 2-stage rocket है, बट ये SpaceX का, इंडिया का नहीं है। So this is again launch जो फ्लोरिडा में हो रहा है 2022 में फ्रॉम Falcon 9 रॉकेट। So NSIL इम्पोर्टेंट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक कमर्शियल आर्म है इंडियन स्पेस इसरो का। So they will be launching GSAT। It has been renamed as GSAT N2। तो N2 ये जो पीछे नंबर्स होते हैं, these are different classes we can say।
on board SpaceX Falcon 9 rocket during the second quarter of this year. So Ka band satellite, इसमें it would be put, and this would be fully owned. तो broadband coverage को और expand करने के लिए this mission would be launched. तो major objective इसका यही है. So InSpace और NSIL पहले भी बात हम कर चुके हैं. तो NSIL commercial arm है. और recently हमने बात करी है in detail about the ExpoSat also. So Namibian cheetah gives birth to 3 cubs in Kuno. Kuno National Park located in Madhya Pradesh. Namibia से we translocated cheetah population in India, कि extinct थी इंडिया में. तो concerns यहाँ पे यही हो रहे थे कि they were like we have seen many of them have died. तो क्या वो इंडियन क्लाइमेट से अडेप्ट कर पाएंगे, जो यहाँ इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. कुछ डेथ्स हुई है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो. और जो नेक कॉलर्स उनको पहनाए गए इन ऑर्डर टू ट्रैक देयर लोकेशन. देन प्रे पॉपुलेशन कितनी है कूनो नेशनल पार्क में, प्लस ग्रासलैंड जो एरिया है वो कितना बड़ा है. तो FSSAI issues notice to Indigo for worm in sandwich. Food Safety Standard Authority of India. Quality of food, unsafe food सर्व किया जा रहा पैसेंजर्स को. तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSS एक्ट भी है 2006, इसके अंडर एक्शन लिया जाएगा. वर्म क्रॉलिंग मतलब इट वाज लाइव. Surveillance has been stepped up in Arabian Sea and Gulf of Aden by the Indian Navy. So यहाँ पे भी हमने बात करी चैम प्लूटो पे जो अटैक हुआ, एंड ड्रोन अटैक था ये. लाइबेरियन फ्लैग वेसल MV चैम प्लूटो. और हूथी रेबल्स की हमने बात करी, तो वहाँ पे सिंस अटैक हो रहे हैं बाय द हूथीज, तो इट इज क्रिएटेड प्रॉब्लम इवन फॉर द ट्रेड. दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग स्लोज टू 18-month लो. PMI सर्वे शोज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो है, जो मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है उससे हमें यहाँ क्लियरली आइडिया हो जाता है. तो मैन्युफैक्चरिंग स्लोज डाउन. इवन चाइना में भी वी आर सीइंग कि थोड़ा बहुत रिवाइवल हो रहा है, बट चाइना में ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन इज ऑल्सो हैपनिंग. इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो हैं दे कंटिन्यू टू ग्रो बट एट द जॉइंट स्लोएस्ट रेट. इंक्रीज हो रहा है बट रेट स्लो डाउन हुआ है. इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है. इन्फ्लेशन इन द आउटपुट चार्जेस हैव आल्सो सॉफ्टनड. General lack of pressure on manufacturing capacity. Outstanding business volumes rise marginally. New orders expanding at the weakest pace in year and a half data. तो कुछ reasons हैं. Palm oil imports hit 4-month high in December. So palm oil की अगर हम बात करें, we import from Indonesia and Malaysia. भी लिखे भी है producers Indonesia, Malaysia, and we are promoting self-reliance in an edible oil seeds mission है dedicated. Sunflower oil imports they have more than doubled. तो ये still ये रहेगा ऐसे ही ट्रेंड कंटिन्यू आगे रहेगा जब तक हम sufficient amount, adequate amount of domestic supply generate करना नहीं start कर देते. तो India is one of the biggest importer of edible oil, refined palm oil, sunflower oil, and total edible oil imports of हम कितना कर रहे हैं 1.3 metric tons is increased by 13%. तो we can say palm oil imports में we are 65% या 60% around हम dependent हैं, या 2/3 amount हम import dependent हैं.